नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSPH डिजिटल क्लासरूम। बच्चों, वेव्स को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये स्टेशनरी वेव स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में कैसे फॉर्म होते हैं, जिसको नाम दिया है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। सो बच्चों, पहले तो ये वर्ड ही जो ज़रा इंटरेस्टिंग लगता है हमें कि भाई सर, हमने वेव को तो ऐसे डिफाइन किया था, इट इज़ लाइक अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। और उसके आगे आपने वर्ड लगा दिया है स्टेशनरी, और स्टेशनरी का तो मतलब सर रेस्ट होता है। तो एक जगह पर आप कहते हैं कि भाई इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दूसरी जगह पर आप कहते हैं भाई इट इज़ अ स्टेशनरी। इट्स वेरी puzzling, kind of lot of curiosity is getting generated in our mind, sir. How the wave can be a stationary? Okay, it's a very valid question you are having. So इसको समझने के लिए बच्चों पहले एक डायग्राम देखते हैं जरा, राइट। डायग्राम को जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा। नाउ सी, देखो, अब ध्यान से देखो। So if you notice, यहां पर और यहां पर ये काइंड ऑफ दो रिजिड सपोर्ट है। वो दोनों सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, बराबर। और जैसे ये सपोर्ट जो घूम रहा है, वो घूमने की वजह से वो स्प्रिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, और वो स्ट्रिंग डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रिंग में वेव सेटअप हो रहे हैं, राइट। तो वेव एनर्जी को ट्रैवल करते 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 इधर पहुंचा रहे, इधर। दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। और ये चीज हम देख चुके हैं भाई, जब भी रिजिड सपोर्ट पे वेव पहुंचता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मीडियम, वेव विल बी गेटिंग रिफ्लेक्टेड। वेव रिफ्लेक्ट होता है। सो यहां से वेव हुआ रहेगा रिफ्लेक्ट। सो अगेन देयर आर टू वेव्स। एक इसको कहेंगे इंसिडेंट वेव। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इंसिडेंट वेव। और दूसरा जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्टेड वेव। सो इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव आर काइंड ऑफ इंटरफियरिंग विथ ईच अदर, and because of the interference of the two wave, kind of loops is getting formed. तो ये जो लूप जैसा शेप आपको यहां पर इफ यू सी दिस जो नजर आ रहा है, उसी को कहते हैं स्टेशनरी वेव। सर, ये लूप वगैरह तो समझ में आया, बट आपने नाम स्टेशनरी क्यों दिया बच्चों? सुनो ध्यान से। तो ये है रिजिड एंड, ये है रिजिड एंड। एक वेव हमने सेटअप किया स्ट्रिंग में, वो वेव ऐसे ट्रैवल करता हुआ गया, रिजिड एंड से टकराया, टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होके आया। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव ने इंटरफियर किया, और वो इंटरफेरेंस होने की वजह से जो भी एनर्जी थी, एनर्जी, दैट एनर्जी इज गेटिंग बाउंडेड बिटवीन टू रिजिड वॉल्स। मतलब ये इंटरफेरेंस होने के बाद में लूप्स वगैरह बन गए, वो एनर्जी ये दो वॉल के बीच में बाउंड हो गया, bounded. That energy is no more traveling in a particular direction. That energy got bounded between the medium, and hence इसको कहा जाता है स्टेशनरी वेव। मतलब एनर्जी दो वॉल के बीच में, एनर्जी ये मीडियम में रेस्ट्रिक्ट हो गई है, बाउंड हो गई है। एनर्जी ये दो वॉल के बीच में ही रहेगी, और पार्टिकल अपनी जगह पर रह के ऑसिलेट करते रहेंगे। अगर मीडियम में डैम्पिंग नहीं होएगा तो लाइफ लॉन्ग वो ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, दैट्स इट।
एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगी, प्रोपोगेट नहीं करेगी। तो अगर वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करता था तो उसको हम ट्रैवलिंग वेव कहते थे। एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ती थी तो उसको ट्रैवलिंग वेव कहा जाता था। बट यहां पर एनर्जी जो है वो बाउंड हो गई है दो वॉल के बीच में, इसीलिए बच्चों नाम दिया गया है स्टेशनरी वेव। राइट? एनर्जी मीडियम में आगे प्रोपोगेट नहीं करती है, एक डेफिनेट मीडियम में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, बाउंड हो जाती है, एंड हेंस अ गिवन नेम स्टेशनरी वेव। तो बहुत बार एकदम सिंपल सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी वेव? बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब है रेट एट विच एनर्जी इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम। Rate of transfer of energy in the medium is called as the speed or a velocity of a wave. In a stationary wave, energy is not progressing in the medium, and hence the velocity of stationary wave is zero. एनर्जी इज रेस्ट्रिक्टेड, एक जगह पर वो रेस्ट्रिक्ट हो गई है, आगे कहीं पर प्रोपोगेट नहीं कर रही है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी वेव। ऑलराइट, आपके समझने के लिए एक और डायग्राम आई एम हैविंग। द पर्सन इस काइंड ऑफ स्ट्रिंग को ऊपर नीचे कर रहा है, वेव सेटअप हो रहा है स्ट्रिंग में, वेव जा रहा है, इधर रिजिड एंड से वेव रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, इंटरफियरिंग, एंड दे विल बी फॉर्मिंग अ स्टेशनरी वेव। सो दिस इज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव ट्रांसवर्स वेव में भी फॉर्म हो सकते हैं, स्टेशनरी वेव लॉन्डिट्यूडिनल वेव में भी फॉर्म हो सकते हैं। सो दोनों ही तरह के स्टेशनरी वेव एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। नाउ, तो बच्चों स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। लास्ट लेक्चर में बच्चों अगर आपको याद हो तो जब भी दो वेव साइमल्टेनियसली एक जगह पर आते हैं तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस इज बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब लास्ट लेक्चर में हम एक फेनोमेना समझ चुके हैं, अगर दो वेव traveling in same direction, having slight difference in frequency, arrive at a point simultaneously, then there is a production of beat, बराबर। और उसको हमने कहा था इंटरफेरेंस इन टाइम, मतलब अलग अलग टाइम इंस्टेंसेस पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेगा। कुछ ऐसे टाइम इंस्टेंसेस जिसमें हमें हाई एम्पलीट्यूड मतलब हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड सुनाई देगा, उसको वैक्सिंग कहा था। कुछ ऐसे टाइम इंस्टेंसेस जिसमें हमें लो इंटेंसिटी मतलब लो एम्पलीट्यूड साउंड मिलेगा, उसको हमने वीनिंग कहा था। सो दैट वाज अ इंटरफेरेंस इन टाइम। अब अगर दो वेव ट्रैवलिंग इन opposite direction arrive at a point simultaneously, then there is a formation of stationary wave. Stationary wave. So stationary wave is also called as interference in space. The beat is called as a interference in time. Now why this is called as a interference in space, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। राइट? तो अभी तक इंटरफेरेंस की वजह से बीट्स देख चुके हैं, अब आज के लेक्चर में अपन स्टेशनरी वेव देखने वाले हैं। तो नेसेसरी कंडीशन टू फॉर्म ए स्टेशनरी वेव इज देयर हैज टू बी टू आइडेंटिकल वेव्स। व्हेन आई यूज द वर्ड आइडेंटिकल, म्हणजे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑल मस्ट बी सेम, आइडेंटिकल होने चाहिए। एंड
द टू वेव्स मस्ट ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दो आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इंटरफियर एंड फॉर्म्स ए स्टेशनरी वेव। तो पहले एनालिटिकली चीजें को समझते हैं, मैथमेटिकली चीजों को समझते हैं कि स्टेशनरी वेव मैथमेटिकली कैसे बनेगा। इक्वेशन के टर्म्स में पहले बात कर लेते हैं अपन। सो लेट वी आर हैविंग टू प्रोग्रेसिव वेव having same amplitude, period and speed traveling in opposite direction. प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन लिखी जाएगी y1 इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई nt माइनस एक्स बाई लैम्बडा। बराबर, हम बच्चों एक ही टाइम इंस्टेंस पे अलग अलग पोजिशंस पे बात करने वाले हैं। आई रिपीट, एक ही टाइम इंस्टेंस पे अलग अलग पोजिशंस, इसीलिए इक्वेशन लिखा गया है 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। सो दिस इज द वेव विच इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बराबर, अब जो दूसरा वेव रहेगा बच्चों, दूसरा वेव वो हर एस्पेक्ट में आइडेंटिकल होना चाहिए, बस वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करवाने के लिए यहां पर जो माइनस लिखा गया है उसकी जगह पर आ जाएगा बच्चों प्लस। सो y2 इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट वेव traveling in a positive direction. This is the second wave traveling in negative x direction. If you see amplitude, frequency, wavelength, everything is same. So they are identical, just traveling in opposite direction. They will interfere. They will arrive at a point and they will interfere. And because of interference, because of the superposition principle, the resultant displacement of the particle of the medium can be written as y1 plus y2, vector sum of displacement due to individual wave. So I can write y is equals to a sin 2 pi nt minus x by lambda plus a sin 2 pi nt plus x by lambda. बच्चों दोनों इक्वेशन में से a कॉमन निकाल लो। a कॉमन निकाल लेंगे सो यू विल बी गेटिंग y इज इक्वल्स टू a कॉमन इन द ब्रैकेट sin 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस sin 2 पाई nt प्लस एक्स बाय लैम्बडा। सो दिस इज नथिंग बट sin c प्लस sin d। इट्स ट्रिग्नोमेट्री। साइन सी प्लस साइन डी, नीट स्टूडेंट्स खास इसको जरा ध्यान में रखिए, अपने नोटबुक में लिख लेना। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। बराबर, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सो दिस विल बी 2 साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा प्लस 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा द होल डिवाइडेड बाई 2। ये पूरा सी है, ये पूरा सी है। बराबर, दिस एंटायर टर्म इज अ सी and this entire term is a d. So if you notice, it is a c plus d by 2 and this is nothing but c minus d by 2. 2 pi nt minus 2 pi x by lambda minus 2 pi nt minus 2 pi x by lambda the whole divided by 2. बराबर। So now if you see, पहले टर्म में बच्चों minus 2 pi x by lambda plus 2 pi x by lambda will be getting cancelled. दूसरे टर्म में 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एन टी विल बी गेटिंग कैंसल्ड, राइट। सो आई विल बी गेटिंग y इज इक्वल्स टू 2a, बराबर 2a साइन 4 पाई एन टी बाई 2 कॉस माइनस ऑफ 4 पाई एक्स बाय लैम्बडा बाई 2। बराबर, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो माइनस का साइन चला गया। बराबर, आई राइट हियर कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सो दैट माइनस का साइन इज आउट। बराबर, अब यहां पे 2 कैंसलेशन हो जाएगा
यहां पर भी 2 कैंसिलेशन हो जाएगा. सो आई विल बी गेटिंग y इज इक्वल्स टू 2a साइन 2 पाई एन टी कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा. अब बच्चों ये है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव. अब इसमें आप ज़रा इंडिविजुअल वेव की इक्वेशन याद करो. इंडिविजुअल वेव की इक्वेशन आपने लिखी थी y इज इक्वल्स टू ए साइन समथिंग. दूसरे वेव की इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल्स टू ए साइन समथिंग, ऐसा. बराबर. तो इंडिविजुअल वेव वाज अ साइन फंक्शन. तो इसमें भी ये साइन को अपन थोड़ा राइट में शिफ्ट करते हैं, कॉस को इधर ले लेते हैं. तो ये जो टर्म है ना 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, उसकी जगह पर मैं लिख देता हूं r. सो आई एम राइटिंग y इज इक्वल्स टू r साइन 2 पाई एन टी. सो बच्चों लुक एट द रिजल्टेंट वेव. इफ यू रिमेंबर इंडिविजुअल वेव ऐसे थे y इज इक्वल्स टू a साइन in the bracket a sine 2 pi in the bracket nt minus x by lambda. n was a frequency of individual wave. यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला में n is a frequency of resultant wave, and that is the reason I have written the resultant wave is having same period as that of the individual wave. Frequency is same, so the period will be same. ठीक है. अब दूसरी बात, A is the amplitude of individual wave, whereas R is the amplitude of resultant wave. Individual साइन फंक्शन था, रिजल्टेंट को भी ऐसा ही रखा है अपन ने साइन फंक्शन. ठीक है ना. तो इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड ए था, अब अपने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड को R सिंबल दिया है, वेर R इज द 2a cos 2 pi x by lambda. R is the amplitude of resultant wave. बराबर. अब इसको जरा बीट के साथ कंपेयर करो बच्चों, बीट के साथ. अगर आपको बीट का इक्वेशन याद आता हो तो बीट में रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी होती है n1 प्लस n2 बाई 2, जबकि स्टेशनरी वेव में रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव. ठीक है. दूसरी बात, बीट्स में जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड था, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, उसमें टर्म था 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी. मतलब रिजल्टेंट ऑफ amplitude of resultant wave was a function of time, whereas here if you observe, amplitude of resultant wave is a function of x. What is x बच्चों? x is a position of the particle of the medium measured from the origin, and hence beats को बोला गया था interference in time because amplitude of resultant wave varies as a function of time. स्टेशनरी वेव को बोला गया है interference in space because amplitude of resultant wave varies as a function of x. x चेंज होएगा तो amplitude of resultant wave भी चेंज होएगा, and hence it is called as interference in space. अब ये r के बारे में और थोड़ा स्टडी करते हैं. r का इक्वेशन आपके सामने है. r इज इक्वल्स टू 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा. x इज अ वेरिएबल टर्म. बराबर. ये ओरिजिन है तो अलग अलग पार्टिकल ओरिजिन से अलग अलग डिस्टेंस पे रहेंगे, ऐसा. बराबर. दिस इज लाइक x1, दिस इज लाइक x2, दिस इज लाइक x3, दैट वे. राइट. सो एज x changes, r will change.
बराबर। तो ये जो कॉस वाला टर्म है, कॉस वाला टर्म वो वेरिएबल टर्म है। जब ये कॉस वाला वेरिएबल टर्म मिनिमम रहेगा तो आर मिनिमम रहेगा, जब ये कॉस वाला टर्म मैक्सिमम रहेगा तो आर मैक्सिमम रहेगा। सो आई एम राइटिंग द फर्स्ट केस, मिनिमम एम्पलीट्यूड। व्हाट विल बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड? कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है 0, मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी गेटिंग 0। सो द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 0। कब 0? जब वेरिएबल टर्म 0। कॉस वाला टर्म 0 कब होता है? जब एंगल 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज एंगल, इट इज 90, मतलब पाई बाय 2, 270, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एटसेट्रा। इन जनरल बच्चों आई कैन राइट 2p plus 1 pi by 2, where p is going from 0, 1, 2, 3 dot 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 dot. p 0 रहेगा, put 0 here, so I will be getting pi by 2. p 1 रहेगा, put it here, I will be getting 3 pi by 2, like this, right? So it is a 2p plus 1 pi by 2. Left and right, pi is getting cancelled. लैम्बडा को इधर शिफ्ट कर दो मल्टीप्लीकेशन में, 2 को इधर शिफ्ट कर दो डिवीजन में। सो आई विल बी गेटिंग x इज इक्वल्स टू 2p प्लस 1 लैम्बडा बाय 4। एंड देयरफॉर इफ आई सब्सटीट्यूट p का 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज, मेरे को x के वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4। व्हाट इज दिस x? इट इज अ पोजिशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पोजिशन। मतलब लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, दीज आर द पोजिशन ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड, और मिनिमम एम्पलीट्यूड को कहा जाता है नोड्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको? नोड्स। सो लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4 पे नोड बनेंगे। मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा, मिनिमम मतलब 0 एम्पलीट्यूड रहेगा। 0 मतलब ये पोजीशन के जो पार्टिकल रहेंगे ना, वो हमेशा अपनी जगह पर ही रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। दैट इज अ मीनिंग ऑफ अ नोड। नो डिस्प्लेसमेंट, दे आर परमानेंटली एट रेस्ट, दे आर नॉट एट ऑल मूविंग, मूव ही नहीं कर रहे वो। अब लुक एट द फर्स्ट नोड, लुक एट द सेकेंड नोड। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 विल बी 2 लैम्बडा बाय 4, विच इज नथिंग बट लैम्बडा बाय 2। लुक एट द नेक्स्ट नोड, थर्ड नोड एंड सेकेंड नोड। डिफरेंस निकालो। डिफरेंस 5 लैम्बडा बाय 4 माइनस 3 लैम्बडा बाय 4 is a 2 lambda by 4. Again it is a lambda by 2. So one thing is very much clear, that nodes are at equidistance, and the distance between two consecutive node is lambda by 2. So the distance between two consecutive node is a lambda by 2. बराबर। अब R का इक्वेशन एज इट इज यहां पर मैं पेस्ट कर लेता हूं, नो चेंज। R इज इक्वल्स टू 2a cos 2 pi x by lambda. अब I am writing a case of a maximum amplitude. R maximum when the variable term is maximum. Cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1, सो R की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी +-2a। कब बनेगी +-2a? जब cos की वैल्यू रहेगी +-1। cos की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है? जब एंगल होता है 0, 180, 360 etc. So the angle is 0, pi, 2 pi, 3 pi dot 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 dot. In general I can write p pi, where p is taking a value 0, 1, 2, 3. बराबर। Left and right lambda will be getting, sorry, pi will be getting cancelled, lambda multiply हो जाएगा,
2 डिवाइड हो जाएगा. सो आई विल बी गेटिंग x इज इक्वल्स टू p लैम्बडा बाय 2. p के वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते जाओ. सो आई विल बी गेटिंग 0 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 2 2 लैम्बडा. क्या मिला? ये हमें मिली पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स को कहा जाता है एंटी नोड्स. नोड मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड, एंटी नोड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. मतलब ये जो पोजीशंस पे पार्टिकल रहेंगे ना, 0 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 2, ये पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐसा ऐसा, like this, like this. और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? तो आंसर है 2a. 2a में सर a क्या है? 2a में a का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव और r max का मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. बराबर. आर कितना आया सर? आर आंसर है 0. सो ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव, आर मैक्स इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, आर मीन इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. ठीक है. अब ये जो एंटी नोड्स है, एंटी नोड्स, पहला एंटी नोड 0 पे है, दूसरा एंटी नोड लैम्बडा बाई 2 पे है. सबट्रैक्ट करो तो लैम्बडा बाई 2 आएगा. दूसरा लैम्बडा बाई 2 पे है, तीसरा लैम्बडा पे है. सबट्रैक्ट करो, वापस से लैम्बडा बाई 2 आएगा. राइट. ये लैम्बडा पे है, अगला 3 लैम्बडा बाई 2 पे है. सबट्रैक्ट करो, वापस से लैम्बडा बाई 2 आएगा. सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट एंटी नोड्स आर ऑल्सो इक्वी स्पेस्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड इज अगेन अ लैम्बडा बाई 2. अब बच्चों, अगर आपको नोड की पोजीशन याद हो ना, नोड की पोजीशन, तो नोड की पोजीशन थी लैम्बडा बाई 4. याद आ रहा है सर? लैम्बडा बाई 4, 3 लैम्बडा बाई 4. अब देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स से दिस इज माई x इज इक्वल्स टू 0, दिस इज माई x इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2. तो जो लैम्बडा बाई 4 रहेगा ना, लैम्बडा बाई 4, वो 0 और लैम्बडा बाई 2 के बीच में रहेगा इधर. बराबर. दिस इज x इज इक्वल्स टू लैम्बडा. तो ये जो 3 लैम्बडा बाई 4 रहेगा, वो लैम्बडा बाई 2 एंड लैम्बडा के बीच में रहेगा इधर. समझ में आ रहा है? दिस इज 3 लैम्बडा बाई 2. बराबर. और उसके बीच में यहां पर रहेगा. बराबर. अब देखो, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो मैंने क्रॉस किया ना, क्रॉस, वो क्रॉस किए हुए पोजीशन पे जो पार्टिकल रहेंगे वो वाइब्रेट ही नहीं करेंगे. उसको हमने कहा है नोड. दिस आर द नोड्स. और ये जो ग्रीन लाइन से ऐसा ऐसा हमने किया, ऐसा, ये वो पार्टिकल है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से. तो इसको हमने कहा गया है एंटी नोड. These are the antinodes. So it is very much clear from this that between two node there is a antinode. Between two antinode there is a node. So node and antinode are adjacent to each other. Node फिर antinode फिर node फिर antinode फिर node फिर antinode, ऐसा रहेगा. दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है लैम्बडा बाई 2, दो नोड के बीच का डिस्टेंस है लैम्बडा बाई 2. सो बच्चों, सोच समझ के बताओ, नोड एंड एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा? सो आंसर है लैम्बडा बाई 4. कितना डिस्टेंस रहेगा? लैम्बडा बाई 4. ऑलराइट. सो नाउ ये जो भी हमने सीखा है, इसको यहां पर
एक डायग्राम की मदद से बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल तो समझ लिया, अब हमारी आदत रही है कि देख के सुन के सीखेंगे तो बराबर से चीज़ों को समझ पाएंगे, विजुअलाइज होएगा, तभी तो सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। सो देखो यहां पे बच्चों, जरा ध्यान से देखो, लुक एट दिस वन, दिस इज माई फर्स्ट वेव, इसको कहेंगे इंसिडेंट वेव। क्या कहेंगे इसको? इंसिडेंट वेव। मान लीजिए ये वॉल है, वॉल, राइट? तो ये इंसिडेंट वेव वॉल पे टकराएगा, टकराने के बाद होगा रिफ्लेक्ट। रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है, बराबर? तो फेज चेंज होता है पाई रेडियन का, और बेसिकली क्रस्ट ट्रफ बन जाता है। और बाकी कुछ वेव में चेंज नहीं होता है, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये सब सेम रहता है। तो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बोथ विल बी आइडेंटिकल वेव्स, राइट? अब ये दोनों ही तो इंटरफियर करने वाले हैं, तो इंटरफियर करेंगे तो क्या होएगा? ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, सॉरी, ये पॉइंट देखो। अब ये पॉइंट पे अगर आपको समझ में आती हो बात, वो पॉइंट उधर ही रहेगा, कुछ नहीं होएगा उसका, ठीक है? ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये वाला, ये डायग्राम क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इंसिडेंट वेव पार्टिकल को मैक्सिमम ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, वही टाइम पे रिफ्लेक्टेड वेव पार्टिकल को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली पार्टिकल किधर भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। तो इधर ही है, देखो ये, राइट? फिर अगेन ये वाला कहीं नहीं जाएगा, ये भी इधर ही है, ये वाला भी कहीं नहीं जाएगा, ये भी इधर ही है। तो फिलहाल तो सभी ऐसे ही है ना, समझा? तो फिलहाल आपको जो रस्सी है, रस्सी, स्ट्रिंग, या जो भी आपका है मीडियम, वो ऐसा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल। नन ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग, एवरीथिंग इज एट रेस्ट, ठीक है ना? अब बच्चों जरा अगला क्लिक मैं करूंगा तो विजुअलाइज करना शुरू कर देना आप, है ना? जैसे ही मैं अगला क्लिक करूंगा, ये वेव जो है ना, ये वेव वो आगे जाता हुआ दिखेगा, और ये वेव जो है, ये वेव वो रिफ्लेक्ट मतलब पीछे आता हुआ दिखेगा। तो ये आगे जाएगा, ये पीछे आएगा, रियल में तो ऐसा ही होगा ना, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। और तब ये रस्सी का क्या होएगा ना, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर वो आपको क्लिक हो गया तो खत्म, स्टेशनरी वेव समझ में आ गया। एंड दिस इज द डायग्राम। ध्यान से देखो थोड़ा, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, बराबर? अब देखो, मैंने 2 पॉइंट आपके लिए बच्चों हाईलाइट करके रखे हैं। एक ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको देखते रहो। इसको, ये पॉइंट किधर जा रहा है? सर क्या मजाक कर रहे हैं, किधर भी नहीं जा रहा है। हाँ सही बात है, किधर भी ना जाने का रीज़न क्या है बच्चों? ऊपर ज़रा देखो, इसके ऊपर कभी भी आप देखना ऊपर उसके, तो जो 2 वेव आपको दिख रहा है ना, 2 वेव, वो इस तरह से इंटरफियर कर रहे हैं कि ये वाले पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल जो है उधर नोड फॉर्मेशन हो रहा है। नोड फॉर्मेशन मतलब दिस पार्टिकल इज नॉट गोइंग टू ऑसिलेट, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ नोड। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज शून्य, दैट इज अ नोड, 0। और फिर आपको समझाने के लिए मैंने एक और पार्टिकल यहां पर हाईलाइट किया है, ये वाला, समझा ना कौन सा? हाँ, ये ब्लैक वाला। उसको बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से। वो जो पार्टिकल है ना, वो देखो मैक्सिमम ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम नीचे आ रहा है, एकदम मैक्सिमम। उससे ज्यादा तो ऊपर कोई दूसरा पार्टिकल नहीं जा रहा है, मैक्सिमम, राइट? तो बच्चों उसी को तो हम कह रहे हैं एंटी नोड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंटी नोड। और फिर अगर आपको समझ में आती हो बात, तो मैंने हालांकि उसको हाईलाइट तो नहीं किया है, बट यहां पर एक तीसरा पार्टिकल रहेगा, ये वाला, समझा ना कौन सा? थोड़ा बराबर से बताता हूं मैं। सी दिस वन, है ना? वो भी पार्टिकल ध्यान से देखो, वो पार्टिकल उधर का उधर ही है, कहीं नहीं जा रहा है। व्हाट इज दैट सर? नोड। यस, यू आर राइट। तो वही तो अभी मैं आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा था कि बिटवीन 2 नोड देयर इज अ एंटी नोड।
समझा? अब नोड एंटी नोड तो सर समझ में आ गया, बड़ा अच्छा डायग्राम में दिख रहा है। बट सर नोड और एंटी नोड के बीच में जो पार्टिकल रहता है बीच में, सर उनका क्या होता है? तो बच्चों वो ऑसिलेट करते हैं विद द एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 एंड 2a। समझ में आ रही है बात? एंटी नोड वाला जो पार्टिकल रहेगा, एंटी नोड वाला पार्टिकल, दिस पार्टिकल दैट विल वाइब्रेट विद द एम्पलीट्यूड 2a। एंटी नोड के बाजू वाला जो पार्टिकल रहेगा वो 2a से कम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा, और बाजू वाला पार्टिकल और थोड़ा कम एम्पलीट्यूड, और बाजू वाला पार्टिकल और थोड़ा कम एम्पलीट्यूड। ऐसे करते करते जब हम नोड पे पहुंचेंगे तो वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, 0 एम्पलीट्यूड। फिर सर नोड से और लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होएगा? अरे बच्चों नोड से और लेफ्ट में जाएंगे तो पार्टिकल का वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 जब हम एंटी नोड पे पहुंचेंगे तो एंटी नोड वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता रहेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। समझा? सो different particles of the medium are vibrating with the different amplitude. Such particles which is having minimum amplitude is called as a node, shunya amplitude. Particles with the maximum amplitudes is called as an antinode, plus minus 2a is the amplitude. So that is a stationary wave. So basically what has happened is इंसिडेंट वेव आया, टकराया, टकराने से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इंसिडेंट वेव and reflected wave are interfering with each other so that interference sets particle of the medium into vibration. ये दोनों वेव का इंटरफियरेंस की वजह से मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और वो पार्टिकल अपने जगह पर ही इस तरह से वाइब्रेट करते ही रहते हैं। तो आपकी जो एनर्जी थी, एनर्जी वो ये दो एंड्स के बीच में कन्फाइंड हो गई, बाउंड हो गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई, राइट? और इसीलिए इसको कहा जाता है स्टेशनरी वेव, बराबर। अब ये जो आपको एक लूप नज़र आ रही है, एक लूप, ये एक लूप तो नहीं कहूँगा इसको मैं, आधी लूप इसको कह सकते हैं, बराबर। अच्छा, इस एक और डायग्राम देखते हैं, इसको आधी लूप भी नहीं कहेंगे बच्चों, एक लूप ही कहेंगे। एक और मैं डायग्राम आपको बताता हूँ। तो ये तो देखो कंटिन्यूअस इस तरह से सब चेंज होने वाला है ना, ये कंटिन्यूअस ऐसा चेंज होने वाला है। अब इसको सर हम ड्रॉ करना रहेगा तो हम ऐसा चेंजिंग तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो हम ड्रॉ करके सर कैसे समझेंगे? तो देखो बच्चों, ड्रॉ करके ऐसे समझा जाता है। तो मान लीजिए ये है आपका इंसिडेंट वेव और ये है आपका रिफ्लेक्टेड वेव, समझा? लाल कलर का जो है वो इंसिडेंट है, ब्लू कलर का जो है रिफ्लेक्टेड वेव है। तो हम स्टेशनरी वेव को डायग्राम में इस तरह से ड्रॉ करके समझेंगे, बराबर। रियल में दिखता ऐसा नहीं है, ये ऐसा रियल में ऐसा दिखता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा, बराबर। बट हम डायग्राम में इसको ड्रॉ करके इस तरह से समझेंगे, बराबर। ऐसा डायग्राम बनाया तो इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब बड़ा आसान है। यहाँ पर जो पार्टिकल है मीडियम का, सॉरी थोड़ा बराबर बनाता हूँ मैं, यहाँ पर जो पार्टिकल है मीडियम का वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे, लाइक दिस, राइट। सो दिस इज बेसिकली ए, दिस इज बेसिकली माइनस ए, सो दिस इज सॉरी माई मिस्टेक, this is basically 2a, this is basically minus 2a, so it is vibrating with a maximum amplitude of 2a। फिर उसका बाजू वाला पार्टिकल जो है, बाजू वाला पार्टिकल वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे इधर, लाइक दिस। ये वाला पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, बराबर। फिर ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, बराबर। ऐसा बाजू में लाइक दिस, बराबर। उसके बाजू वाले पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे, लाइक दिस, ठीक है। ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करेगा,
बराबर. सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम. तो इसको कहेंगे एक लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, लाइक दिस. बराबर. अब ये जो सारे पार्टिकल रहेंगे ना, ये सारे पार्टिकल थोड़ा लाल कलर से बनाते हैं. ओके, दिस पार्टिकल, एक लूप में रहने वाले सारे के सारे पार्टिकल, ऑल दिस पार्टिकल विल बी इन सेम स्टेट ऑफ मोशन. सेम स्टेट ऑफ मोशन मतलब ये सारे पार्टिकल ये टाइम पे सेम डायरेक्शन में जाते रहेंगे. मतलब ऐसा, ये तीनों पार्टिकल ऊपर की तरफ जाते रहेंगे. तो बाजू वाला जो एडजेसेंट लूप रहेगा, एडजेसेंट लूप, उसमें रहने वाले सारे के सारे पार्टिकल ऑपोजिट फेज में होते हैं. मतलब वही टाइम इंस्टेंस पे वो सारे के सारे पार्टिकल नीचे जाते रहेंगे, नीचे. ये आपको इसमें आपको बराबर से समझ में आएगा. बराबर. फिर उसके बाजू वाला लूप के पार्टिकल वापस से ऊपर. तो व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज ऑल द पार्टिकल्स present in the same loop are in same state of motion. They all are going simultaneously in the same direction. बराबर. So if you see, यहाँ पर देखो ये लूप अभी सब ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर साथ में ऊपर जा रहे हैं, फिर साथ में नीचे आ रहे हैं, फिर साथ में ऊपर जा रहे हैं, like this. बराबर. So all the particles present in the same loop are in the same state of motion. The particle present in the adjacent loop are having a phase difference of pi radian. पहले लूप के ऊपर जा रहे थे तो दूसरे लूप के नीचे आते रहेंगे. So there is a phase difference of pi radian. All the particles are vibrating with a different amplitude. वो तो अभी क्लियर हो गया है. But all the particles are vibrating with a same time period. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग अगेन. सर सभी पार्टिकल का वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो टाइम पीरियड सेम कैसे हुआ? अरे बच्चों, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा वो पार्टिकल की स्पीड भी ज़्यादा रहेगी. पार्टिकल की स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेव स्पीड की नहीं. पहले स्लाइड में ही मैंने बोल दिया था कि भाई स्टेशनरी वेव की तो स्पीड 0 होती है. स्टेशनरी वेव के स्पीड की बात नहीं कर रहे, पार्टिकल के वाइब्रेट करने की स्पीड बात कर रहे हैं. राइट. तो जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा वो पार्टिकल का वाइब्रेट करने का स्पीड भी ज्यादा रहेगा. इन सच अ वे दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन विल रिमेन सेम. डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा. इन सच अ वे दैट डी बाई वी का रेशियो विल रिमेन सेम. एंड हेंस ऑल द पार्टिकल वाइब्रेट्स with the same time period in stationary wave. So 3 यहाँ पर बच्चों मैंने आपको important points बताए. All the particle present in the same loop are in the same state of motion. Particle present in adjacent loop is having a phase difference of pi radian. All the particle vibrate with the same time period. And obviously अलग अलग particle का vibrate करने का amplitude अलग अलग रहेगा. All right, so this is an antinode, 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 and these are the nodes, like this. Node and node, adjacent node and node के बीच का distance lambda by 2. Node and adjacent antinode का बीच का distance lambda by 4. और antinode और antinode के बीच का distance is again a lambda by 2. So this is the reality में क्या होता है वो इधर है. हम बुक में डायग्राम कैसा ड्रॉ करेंगे वो इधर है. तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही विजुअलाइजेशन आपके सामने हैं. ऑल राइट. और यहाँ से इंग्लिश में 2 स्टेटमेंट लिख लिए हैं जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड और एंटीनोड इज लैम्बडा बाई 4, वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड इज earlier it is a lambda by 2 and then it is a lambda by 4. Okay, so I hope that visualization is very much clear about the stationary wave. Okay, so now to proceed in the today's session,
सबसे पहला स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. सो वी आर हैविंग two rigid walls. This is a rigid wall, this is a rigid wall. There is a string tied between the two rigid walls. String को हम बीच में से प्लक करने वाले हैं. So what is the meaning of pluck? So for the timing you अवॉइड दिस, राइट, दिस इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है फिलहाल के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लक? मतलब ऐसा हाथ से इसको खींचने वाले हैं, ऐसा. ठीक है. अब देखो ध्यान से बच्चों, जैसे इसको ऐसा नीचे खींचा तो ये जो पार्टिकल है ना, ये जो वॉल के साथ कांटेक्ट में है, रिजिड है ना वॉल, तो ये पार्टिकल के पास मूव करने का कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होएगा, क्योंकि वॉल उसको पकड़ के रखेगा काइंड ऑफ. ये वाले पार्टिकल के पास भी मूव करने का कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, वॉल उसको पकड़ के रखेगा. मान लो स्ट्रिंग की लेंथ L है, L, तो हमने प्लक कहाँ पे किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये λ/2 नहीं है, ये L/2 है. ठीक है, ऐसा. तो हमने प्लक किया है L/2 पे. अब जैसे ही इसको मैं बच्चों रिलीज करूंगा, रिलीज, व्हाट विल हैपन? दिस विल हैपन. सी, ऐसा. अब अगर आपको समझ में आता हो ना क्या हो रहा है, मैंने प्लग करके रिलीज़ किया ना, तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग में वेव सेटअप किया. वेव मैंने उसको डिस्टर्ब किया ना, वेव सेटअप किया. वो वेव ट्रैवल हुआ रहेगा, ट्रैवल होके इधर और इधर रिजिड एंड पे पहुंचा रहेगा. रिजिड एंड पे पहुंचने के बाद में रिफ्लेक्ट हुआ रहेगा, रिफ्लेक्ट, राइट. सो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, traveling in opposite direction interfere and forms a stationary wave. तो ये जो भी आपको वाइब्रेशन नजर आ रहा है, इट इज अ स्टेशनरी वेव बेसिकली. सर क्या ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रिंग ऐसे ही वाइब्रेट करेगा क्या? आंसर है हाँ. क्यों? क्योंकि हमने तो कोई डैम्पिंग कंसिडर ही नहीं की है. अपना आजू बाजू का सराउंडिंग मीडियम है तो आइडियल है, आइडियल, नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग. तो सारे के सारे पार्टिकल लाइफ लॉन्ग ऐसे ही वाइब्रेट करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा. बट रियलिटी में तो डैम्पिंग होती है, और रियलिटी में डैम्पिंग होने की वजह से ये वेव थोड़े टाइम के बाद में डाई आउट कर जाता है. डाई मतलब मर जाता है, एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है. पर हमारे केस में डिसिपेट नहीं होगी. तो सर अब बताओ एंटी नोड कहाँ बनेगा, नोड कहाँ बनेगा? बच्चों बड़ा आसान है. जो भी पॉइंट रिजिड मीडियम के साथ कांटेक्ट में रहेगा, रिजिड, उसके पास में वाइब्रेट करने की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी. और जिसके पास वाइब्रेट करने की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, उधर बनेगा नोड. तो इसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस. क्या बोलते बेटा इसको? बाउंड्री कंडीशन. तो रिजिड वॉल पे बनेगा नोड, रिजिड वॉल पे बनेगा नोड. और हमें पता है बिटवीन टू नोड देयर इज ए एंटी नोड. तो ये है एंटी नोड. सी दिस पॉइंट इज वाइब्रेटिंग विद अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. देखो मैक्सिमम एकदम नीचे तक आएगा, एकदम नीचे तक, और फिर एकदम ऊपर तक वही जाएगा. समझ में आ रहा है? जबकि जो दूसरे पार्टिकल है ना, दूसरे पार्टिकल, लेट्स से ये पार्टिकल, देखो ये कितना जा रहा है नीचे, बस इधर तक ही जा रहा है, दैट्स इट, खत्म. और ऊपर भी उतना ही जाएगा. सी, बस बराबर. और नीचे भी इतना ही आएगा, बराबर. ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल, सी, ये वाला पार्टिकल कितना जा रहा है, इधर तक जा रहा है, बराबर. और फिर नीचे उतना ही आ रहा है. समझा? लाइक दिस. वेयर एज दिस पार्टिकल इज गोइंग विद अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम ऊपर एंड मैक्सिमम नीचे, बराबर. अब ऐसा झूलता हुआ डायग्राम देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बट एग्जाम में तो हम ऐसा बना नहीं पाएंगे, ना ही एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के लाइव डायग्राम आने वाले हैं. तो सर एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बुकलेट में कैसा डायग्राम दिया रहेगा, उसको दिखाओ ज़रा. यस, देख लो ऐसा. मतलब ये डायग्राम जो है ना, एक डायग्राम, ये देखो, बस इधर फोटो खींचो, फोटो खींचो, वो फोटो खींचे इधर आए हैं. तो सर उधर तो हमको एक ही दिख रहा था ना, ऐसा एक ही दिख रहा था. सही बात है, बराबर. तो ये दो क्या बता रहे हैं सर? तो दो ये बता रहे हैं बच्चों, एक जो है ना, एक उसको हम कह देंगे इंसिडेंट वेव, और जो दूसरा है ना, दूसरा, उसको हम कह देंगे रिफ्लेक्टेड वेव, बराबर. सो दिस इज लाइक अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन
ये डायग्राम देख के क्या समझ में आता है, तो ये डायग्राम देख के ये समझ में आता है कि ये पार्टिकल को इतना ऑसिलेट करवाने का है, ये समझ में आता है बस। इसको कितना करवाने का है ऑसिलेट, तो इसको इतना ऑसिलेट करवाना है। ये बाजू वाले को सर कितना, इतना, और बाजू वाले को कितना, इसको कितना, नथिंग। ये डायग्राम देख के ये समझ में आता है। तो हम बुक में डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, बराबर। सो दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, एंड बिटवीन अ टू नोड दिस इज द एंटी नोड। नोड नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2, तो L इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2, बराबर, ठीक है। नाउ सी, टेल मी, सो व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा इज अ वेव लेंथ ऑफ इंडिविजुअल वेव, बराबर। सो आई कैन राइट, भाई कितने लूप बन रहे हैं, तो इसको कहेंगे एक लूप, है ना, इसको कहते हैं एक लूप। कितने नोड्स है, तो 2 नोड्स है, और कितने एंटी नोड्स है, तो एक एंटी नोड है। तो बच्चों इसको याद रखना है आपको, इस तरह के सवाल नीट और कहीं एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक लूप बनती है, 2 नोड्स होते हैं और एक एंटी नोड होती है। तो एक लूप, 2 नोड्स और एक एंटी नोड, बराबर। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसका इक्वेशन मैंने बच्चों आपको याद रखने को बोला था। वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। नाउ फ्रॉम द डायग्राम व्हाट वी आर गेटिंग इज, वी आर गेटिंग L इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2, बराबर। सो लैम्बडा की जगह पे कैन आई सब्सटीट्यूट 2L, बराबर। नाउ सी, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, वेव वेलोसिटी कोई भी तरह का वेव होने दो, बाय डिफॉल्ट v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा लिख सकते हैं। तो आई हैव रिटन n इज इक्वल्स टू v बाई लैम्बडा, बराबर। अब v की जगह पर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा अंडर रूट ऑफ t बाई एम, और लैम्बडा की जगह पर आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग 2L, so I will be getting the expression n is equals to under root of t by m upon 2L। इसको हम लिखते हैं 1 upon 2L under root of t by m, और इसको कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। एक लूप में जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और इसी को बोला गया है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो दिस इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक लूप बनती है, एक एंटी नोड होती है, 2 नोड होती है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T बाई M। L is a length of the string, T is a tension in the string, and M is a linear mass density। सारे के सारे टर्म्स के मीनिंग बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट में, नोटबुक में कॉपी कर लेना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ऑलराइट, अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, रिजिड सपोर्ट स्ट्रिंग। प्लक कहाँ पे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करने के लिए प्लक करेंगे L/2 डिस्टेंस पे। अगले मोड में वाइब्रेट करने के लिए प्लक करेंगे, गलत है ये, L/4 डिस्टेंस पे प्लक करेंगे, L/4, बराबर। ये पूरा L होता है ना, L पहले हमने बीच में प्लग किया था, दैट वाज L/2। अभी बीच का बीच में मतलब L/4 पे प्लग करेंगे। अब L/4 पे इधर प्लग करेंगे तो ऐसा, और जैसे ही यहां से रिलीज करेंगे ऐसा, लाइक दिस। सर क्या लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलेगा क्या? हाँ, अपने लिए तो चलेगा। रियलिटी में चलेगा क्या? नहीं, रियलिटी में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सर डैम्पिंग होता है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर ये? हमने प्लग करके रिलीज़ किया तो हमने वेव सेटअप किया, वो वेव ट्रैवल करके वॉल पे गया रहेगा, वॉल पे टकराया रहेगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ रहेगा। तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव इंटरफियर करके स्टेशनरी वेव बना रहे हैं। स्टेशनरी वेव बना रहे मतलब मीडियम के सारे पार्टिकल अपने ही जगह पर रह के वाइब्रेट कर रहे हैं विद द
पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड, कोई पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, बाजू वाला उससे कम, बाजू वाला और कम, बाजू वाला और कम, और इधर क्या बन रहा है, इधर, अरे सर इधर नोड बन रहा है, वो पार्टिकल तो किधर जा ही नहीं रहा है, उधर ही रह रहा है, राइट. सो दैट इज अ स्टेशनरी वेव. दिस इज द लाइव डायग्राम. एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, ना ही बुक में ऐसा दिखा रहेगा. सो बुक में सर कैसा दिखा हुआ रहेगा वो भी बता दो ज़रा, बराबर. तो हमें समझ में आए बुक में क्वेश्चन करते वक्त, तो बुक में ऐसा मिलेगा आपको. समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों का. ये ऐसा इधर फोटो खींचो, फोटो, और फोटो खींच चाहिए आ गया, बराबर, लाइक दिस. तो ऐसा कह सकते हैं, एक जो है अपना इंसिडेंट वेव है, दूसरा जो है अपना रिफ्लेक्टेड वेव है, और दोनों का इंटरफियर करके ऐसे लूप्स बनेंगे जहाँ पे नोड रहेगा, उधर n लिखा है, बाउंड्री कंडीशन, रिजिड बाउंड्री पे नोड, रिजिड बाउंड्री पे नोड, और डायग्राम में दिखा बीच में भी नोड बना सर. हाँ सही बात है. नोड एंड नोड के बीच में एंटी नोड, नोड एंड नोड के बीच में एंटी नोड, बराबर. अब डिस्टेंसेस लिख लिए यहाँ पर. नोड नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, तो इसको दिया है λ1/2. नोड नोड के बीच का डिस्टेंस λ1/2, λ1/2 प्लस λ1/2 विल बी λ1. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू λ1, L इज इक्वल्स टू λ1, बराबर. अब दो लूप बने, तीन नोड्स बने, दो एंटी नोड्स बने. अब ये चीज यहां पर समझ लो. फर्स्ट मोड मतलब फंडामेंटल मोड, कितना लूप बना था, एक. सेकेंड मोड तो कितना लूप बना, दो. तो जितना मोड रहेगा उतना लूप बनेगा, जितने लूप रहेंगे उतने एंटी नोड बनेंगे, और जितने एंटी नोड रहेंगे नोड उससे एक ज्यादा बनेगा. सो याद क्या रखेंगे, याद रखेंगे मोड, एंटी नोड एंड लूप इक्वल, नोड एक ज्यादा. आई रिपीट, याद क्या रखना है, इन द केस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मोड, एंटी नोड, लूप सेम, बराबर, और नोड एक ज्यादा, ये याद रखना है आपको, बराबर. अब velocity of transverse wave in a stretched string is under root of t by m. So I can write v is equals to n1 λ1. So n1 is equals to v by λ1. v की जगह पे आएगा अंडर रूट ऑफ t by m, λ1 की जगह पे आएगा l. So we are getting n1 is equals to 1 upon l अंडर रूट ऑफ t by m. बच्चों इसको मैं ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या, 2 upon 2l अंडर रूट ऑफ t by m. हाँ सर बिल्कुल चलेगा, ऊपर नीचे 2 will be getting cancelled. तो सर ऐसा हमने क्यों लिखा है बच्चों, ऐसा इसके लिए लिखा है बिकॉज 1 upon 2l अंडर रूट ऑफ t by m इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और अब अगली जो फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है, इट इज 2 times द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. Since it is a 2 times the fundamental frequency, it is called as a second harmonic of vibration of string. 2 times, इसीलिए second harmonic. या इसको कहा जाता है first overtone of vibration of string. सर क्या भारी भारी वर्ड फेंक रहे हैं आप, हार्मोनिक, ओवरटोन. अरे सर इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब बड़ा आसान है बच्चों. हार्मोनिक वर्ड का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स ऑल इंटीग्रल मल्टीपल, इसको कहा जाता है हार्मोनिक. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक. फिर अभी जो प्रीवियस स्लाइड में देखा, इट वाज अ 2 times द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके लिए कहा सेकंड हार्मोनिक, बराबर. 3 times द फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक. 4th टाइम द फंडामेंटल, फोर्थ हार्मोनिक. सो फंडामेंटल और उसके इंटीग्रल मल्टीपल को हार्मोनिक कहा जाता है. ओके सर, समझ में आ गई बात. तो ओवरटोन किसको कहा जाता है सर, अरे बच्चों एक्सेप्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल नहीं गिना जाएगा,
except fundamental, the other frequencies which is actually present is called as a overtone. मतलब फंडामेंटल को छोड़ के जो अगली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट रहेगी उसको ओवरटोन कहा जाएगा. तो फंडामेंटल के बाद अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी प्रेजेंट थी? तो इट वाज अ 2n, 2 टाइम्स द फंडामेंटल. तो फंडामेंटल गिना नहीं जाता है. उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी ये प्रेजेंट थी, राइट? तो इसको कहा गया है फर्स्ट ओवरटोन. Right, so that is a definition of a harmonic and the overtone. Fundamental and its all integral multiple is a harmonic. Any other than fundamental frequency which is actually present is called as a overtone. तो काफ़ी लोग को ऐसा भी सवाल आएगा, सर हार्मोनिक एंड ओवरटोन दोनों क्यों डिफाइन किया है? एक ही डिफाइन करते तो काम बन जाता था ना बच्चों. ये सवाल का जवाब आपको अगले लेक्चर में मिलेगा. राइट, यूल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए इसको ज़रा याद रखिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं वापस इधर आता हूँ. सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, बराबर. सो सी, सेकेंड मोड, सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन. ये बड़ा सब याद रखना है बच्चों. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मोड का नंबर, लूप का नंबर, नोड का नंबर, एंटी नोड का नंबर, हार्मोनिक का नंबर, ओवरटोन का नंबर. इसी पे तो सवाल आने वाले हैं. इसको बराबर से याद रखना है, बराबर माइंड में बिठाते जाओ ये सब, ठीक है? अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. दीवाल रिजिड सपोर्ट, रस्सी बांध दी यहां पर, द स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन. अब यहाँ पर हम करेंगे प्लग. ओके, इधर से ही लिखा है L/8. बच्चों पहले किधर प्लग किया था? L/2. फिर किधर प्लग किया? L/4. फिर किधर प्लग किया? L/8. अगर इसमें आपको रिलेशन समझ में आता हो, L/2 का सॉरी ऑलराइट, L/2 का स्क्वायर, L/2 का क्यूब. समझ में आ रहा है ये रिलेशन? फंडामेंटल मोड L/2 पे प्लग किया, सेकेंड मोड L/2 स्क्वायर पे प्लग किया, थर्ड मोड L/2 क्यूब पे प्लग किया. 2 क्यूब इज 8, L/8. ठीक है ना? ध्यान रखना इसको, बराबर. अब यहां पर प्लग करेंगे, रस्सी आएगा नीचे, छोड़ेंगे, रस्सी जाएगा ऐसा. राइट, सो आई होप द विजुअलाइजेशन इज एक नंबर to understand all the concepts very lively and clearly. इसको बराबर माइंड में बिठा लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी. तो बच्चों देखो ध्यान से, ये क्या है? ये सर ये नोड है. ग्रेट. ये क्या है? सर वापस से नोड है. ये वाला, ये तो नोड ही होने वाला है क्योंकि ये तो रिजिड वॉल के साथ कांटेक्ट में है. और इधर ये देखो, ये दिस इज द एंटी नोड. समझ में आ रहा है? ये एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, राइट? मैक्सिमम. सी दिस वन अगेन, this one is antinode. See, the maximum amplitude. This one is antinode, right? Look at this. This one. Yes, this is antinode. समझा. Yes. अब बुकिश डायग्राम बताओ सर. बुकिश डायग्राम. Yes, here it is. बुकिश डायग्राम. अच्छा, नहीं आया. ओके, सॉरी. सो बच्चों, बुक का डायग्राम कैसा दिखेगा यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, बराबर. बुक का डायग्राम ऐसा दिखेगा, ऐसा. ठीक है, लाइक दिस. दिस वे, वॉल, बराबर. व्हाट इज दिस? नोड, राइट? एंटीनोड, समझा? तो मैंने आपको याद रखने को क्या बोला था? मोड, एंटीनोड, लूप, सेम. तो थर्ड मोड, 3 एंटीनोड, 3 लूप्स, और नोड एक ज्यादा, तो नोड होएगी 4, बराबर. ये बनेगा आपका बुकिश डायग्राम. बुक का डायग्राम ऐसा दिखेगा, बराबर. ऑलराइट, अब लाइव डायग्राम में इधर काम कर लिया है. तो 3 लूप्स, 4 नोड्स, 3 एंटीनोड्स. ठीक है. नाउ सी, नोड लैम्बडा बाई 2, नोड लैम्बडा बाई 2,
node node lambda by 2. So lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2 is a 3 lambda suffix 2 by 2. Barabar? Okay. So velocity of a transverse wave is this. V is equals to n2 lambda 2. So n2 is equals to v by lambda 2. V की जगह पे अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, लैम्बडा 2 की जगह पे 2l by 3, 2l by 3, और ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 3 by 2l अंडर रूट ऑफ t by m. अरे बच्चों 1 upon 2l अंडर रूट ऑफ t by m की जगह पे I can write fundamental frequency. So this is the 3 times the fundamental frequency and hence it is called as third harmonic or second overtone. So this is a third harmonic or a second overtone. अब बच्चों ये जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो ओवरटोन का नंबर है ना, ओवरटोन का नंबर वो यहाँ पर देखो n2 सफिक्स में ये जो 2 है ना वो ओवरटोन का नंबर रिप्रेजेंट करता है. इसके पहले n1 सिंबल दिया था, राइट, n1 बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट ओवरटोन, और फंडामेंटल में कोई सिंबल ही नहीं दिया था. सो n इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन. सो ओवरटोन का नंबर यहां पर सफिक्स में जाएगा. हार्मोनिक का नंबर फंडामेंटल के साथ मल्टीप्लाई होएगा. इसको बराबर माइंड में खोपड़ी में बिठा लो बच्चों, ये बैठेगा ना बराबर से तो सब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपके लिए आसान हो जाएगा. सो ओवरटोन का नंबर फ्रीक्वेंसी के सफिक्स में जाएगा, हार्मोनिक का नंबर फंडामेंटल के साथ मल्टीप्लाई होएगा. ठीक है, ओके. नाउ इन जनरल दिस इज द ब्यूटिफुल डायग्राम कवरिंग ऑल मोड्स. लुक एट द फर्स्ट मोड, एक लूप. सेकेंड मोड 2 लूप, थर्ड मोड 3 लूप, फोर्थ मोड 4 लूप्स, 5 मोड 5 लूप्स. ग्रीन डॉट्स is an antinode, red dots is a node. It's a one number visualization, all modes together, all the particles vibrating together, right? That is the विजुअलाइजेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव बच्चों. और दीवाल किधर रहेगी? दीवाल तो दीवाल अभी आपको मुझे लगता है समझ में आ गई रहेगी. ये दीवाल इधर रहेगी, वॉल इधर रहेगी. ठीक है ना, ऐसा. ओके, चलो अब डायग्राम को अपना काम करना है तो अपन अपना काम करते हैं. इन जनरल बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन. ओके, प्रीवियस स्लाइड से अगर आपने समझा हो तो ओवरटोन का नंबर ऐसा सफिक्स में जाएगा. अब बच्चों याद करो, फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक था? सेकेंड हार्मोनिक. सेकेंड ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक था? थर्ड हार्मोनिक. सो pth ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक बनेगा? p प्लस 1th हार्मोनिक. समझा? यही रिलेशंस बच्चों याद रखने हैं बराबर से. ये याद रहेगा तो स्टेशनरी वेव एकदम केक वॉक आसानी से जाएगा. सो n सफिक्स p इज इक्वल्स टू p प्लस 1 इंटू n. कैसे आया सर ये? वापस से बोलता हूं. फर्स्ट ओवरटोन वॉज अ सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन वॉज अ थर्ड हार्मोनिक. सो pth overtone is p plus 1th harmonic and hence it is a p plus 1 times fundamental frequency. N is a fundamental frequency, np is a frequency of pth overtone. फंडामेंटल की जगह पे I can substitute 1 upon 2l under root of t by m. So I will be getting np is equals to p plus 1 by 2l under root of t by m. That is the result. बराबर. मोड, एंटीनोड, लूप के नंबर सेम. तो n plus 1 हार्मोनिक मीन्स p plus 1 हार्मोनिक
means p plus 1th mode of vibration. p plus 1th mode of vibration, तो p plus 1 एंटी नोड, और नोड एक ज्यादा तो p plus 2 नोड. समझा? बराबर. ऑलराइट, नाउ summary. Modes of vibration of string gives a frequency n, 2n, 3n, dot 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 dot. So we can say that all harmonics are present as an overtone. सारे ही harmonics, second harmonic, third harmonic, fourth harmonic, सारे ही harmonic as an overtone present है. Okay. So बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम चीजें सुन के विजुअलाइज करते थे. साउंड में सुनाता था बिकॉज वी वर स्टडिंग द साउंड, राइट. अब हम देख करके चीजें विजुअलाइज कर रहे हैं. तो यहां पर दिख रहा है क्या हो रहा है, और देख करके हमने विजुअलाइज किया, ये रहा ये सारा, और उसके बेसिस पे हमने स्टेशनरी वेव को पढ़ा. अब लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया, n इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाई m. दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी. याद रखेंगे इसको. बराबर, ये याद रहेगी, ये इक्वेशन याद रखेंगे तो इसके बेसिस पे 5 लॉ ऐसे ही याद रह जाएंगे. बराबर. बट फिर भी मैं इंग्लिश में आपको स्टेटमेंट लिख करके इक्वेशन बना करके समझा देता हूँ. ये इक्वेशन याद रहेंगे तो 5 लॉ इधर ही याद रह जाएंगे. बराबर. कौन से 5? लेट्स गो वन बाय वन. फर्स्ट, लॉ ऑफ लेंथ. लॉ ऑफ लेंथ का मतलब है फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन. सिंपल, दैट इज अ लॉ ऑफ लेंथ. जब भी आपको दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन चाहिए होता है तो बाकी की क्वांटिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए. सो व्हेन टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो आई कैन राइट n1 L1 इज इक्वल्स टू n2 L2. सिंपल, दिस इज अ लॉ ऑफ लेंथ. ठीक है ना. लेंथ चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल. दूसरा, लॉ ऑफ टेंशन. लॉ ऑफ टेंशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी और टेंशन के बीच का रिलेशन. कब रिलेशन मिलेगा? जब L और M कांस्टेंट रहेंगे. सो व्हेन लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T. That means n1 by n2 is equals to under root of t1 by t2. That's it. तीसरा, law of linear mass density. When tension and length is kept constant, frequency is inversely proportional to under root of m. n1 by n2 is equals to under root of m2 by m1. बच्चों, इसको ध्यान रखना बराबर से. m मास नहीं है, m है linear mass density. This. ठीक है. ओके, इसको म्यू सिंबल भी दे सकते हैं, हमने एम सिंबल दिया है फिलहाल. ठीक है. ओके, तो 3 लॉ तो हो गए. सर ये इक्वेशन देख कर हमें ऐसा लग रहा था कि भाई 5 लॉ क्यों बोले सर आपने? 3 लॉ ही बोलने चाहिए था ना. लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, तीनों लिख लिए सर. दूसरे 2 कौन से हैं बच्चों? और 2 है. और 2 लॉ समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन में जो m है ना, m लीनियर मास डेंसिटी, उसको हटा करके मैं रो लाता हूं. रो, व्हाट इज रो? वॉल्यूम डेंसिटी. और रो वाला टर्म लाएंगे तो उसके मदद से हमें चौथा लॉ मिलेगा, लॉ ऑफ डेंसिटी. बाय डिफॉल्ट डेंसिटी वर्ड का मतलब है वॉल्यूम डेंसिटी. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ डेंसिटी? सो लेट मी रिप्लेस लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ. मास की जगह पर हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं. स्ट्रिंग मतलब सिलिंड्रिकल शेप, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग, पाई आर स्क्वायर एल. So ऊपर नीचे L will be getting cancelled, so I'm getting rho pi r square. So my equation becomes n is equals to 1/2L under root of T by rho pi r square. And the fourth law says that the frequency of vibration is inversely proportional to root rho.
when L and R is kept constant. That is the fourth law, law of density. और अब बच्चों आपको समझ में आ गया रहेगा पांचवा लॉ कौन सा रहेगा. पांचवा लॉ रहेगा फ्रीक्वेंसी एंड रेडियस के बीच का रिलेशन, विच इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ रेडियस, विच सेज दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. स्क्वायर रूट लेंगे तो r बचेगा. कब ये लॉ वैलिड है? जब L, रो एंड T आर केप्ट कांस्टेंट. ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए, तब ये लॉ वैलिड है. एंड दिस लॉ सेज दैट n1r1 इज इक्वल्स टू n2r2. एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच.